जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। ध्यान दीजिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से हम चर्चा करेंगे, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये 3 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। ये इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग कक्षा 10 वाले भी इसे अगर ध्यान देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले ये देखिए कितने वर्षों में पूछा गया और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी बार बार पूछा गया है। तो हम कोशिश करेंगे ये चीज़ को सीख लें। और ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 4 नाम से पूछा गया है। पहला, शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। फिर कहा है पुरुष में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। फिर अगला कहा है कि शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। फिर कहा है अगली बार नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्रजनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 2020 में ये कहा गया है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले नर युग्मक यानी शुक्राणु को नर युग्मक कहा जाता है कि निर्माण की प्रक्रिया शुक्रजनन कहलाती है, यानी कह दीजिए शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्रजनन कहा जाता है। ये बनता कहाँ है, वृषण की जनन उपकला में। वृषण की जनन उपकला में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु बनते हैं और यही शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्रजनन कहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्रजनन कहते हैं, या वृषण की जनन उपकला में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्रजनन कहलाता है। अच्छा, अब जब शुक्राणु बन गया तो ये कितने प्रवस्था से होकर गुजरता है, इसे हम लोग भी ध्यान से देखेंगे। चलिए, सबसे पहले स्पर्मिट्स का निर्माण, माने स्पर्मिट्स का निर्माण कैसे होता है। यह क्रिया निम्नलिखित उपचरणों से पूरा होता है। स्पर्मिट्स जो होता है वह कौन कौन से चरण होकर के पूरा होता है। पहले गुणन प्रवस्था, पहले इंपॉर्टेंट समझिए आप लोग, गुणन प्रवस्था यानी कि जो गुणन का मतलब होता है कि पहले ये मल्टीप्लिकेशन फेज करेगा, यानी डिवाइड करेगा। इसके क्या होंगे, तंतु डिवाइड होंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा। प्राथमिक जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होंगी, यानी ये जो प्राथमिक जनन कोशिका है स्पर्मेटोजेनेसिस जो दिख रहा है आपको, ये इसकी जो प्राथमिक जनन कोशिका ये समसूत्री विभाजन करके ये पहले विभाजन खूब करेगा, और जब विभाजन कर लेगा तब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा। पहले प्राइमरी बनाएगा, फिर इसके बाद इसमें होगा मियोसिस। देख लीजिए क्या होता है, मियोसिस होता है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गया, फिर मियोसिस सेकेंड, दोबारा फिर मियोसिस होता है। फिर यहाँ से 2 कोशिका, यहाँ से भी 2 कोशिका, ये स्पर्मेटिड्स बन गया। और ये स्पर्मेटिड्स आगे चल करके 4 शुक्राणु का निर्माण कर दिया, या मैच्योर स्पर्म सेल ये हो गया। तो इस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण होता है। और देख लीजिए इसमें और देख लीजिए भैया आप लोग, स्पर्मेटोगोनिया बनती है। ये सभी कोशिकाएं द्विगुणसूत्री होती है, ठीक ना। अब ये हो गया गुणन प्रवस्था हो गया या विभाजन प्रवस्था हो गया। अब वृद्धि करेगा, जैसे विभाजन किया उसके बाद क्या करेगा, वृद्धि प्रवस्था होगा, यानी ग्रोथ फेज। स्पर्मेटोगोनिया नर्सिंग कोशिकाओं से बाह्य खाद्य ग्रहण करके आकार में बढ़ जाती है। मतलब कि ये जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, ये खाद्य पदार्थ को भोजन को करती हैं और इनका आकार बढ़ जाता है, तथा इस अवस्था को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ये जो फूली हुई कोशिका है इसे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। यह अवस्था द्विगुणसूत्री होती है, यानी ये जो अवस्था होती है ये द्विगुणसूत्री होती है। आप देखिए, अब परिपक्व होगा, वृद्धि हो गया, अब परिपक्व होगा। परिपक्व कैसे होता है, देखिए परिपक्व माने मैच्योरेशन फेज। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे द्विगुणित कोशिका बनती है, जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में समसूत्री विभाजन होता है, यानी अब इसमें एक बार फिर से समसूत्री विभाजन होगा। अतः प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स में
4 कोशिकाएं बनती हैं और जिन्हें स्पर्मेटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स कहते हैं। अब स्पर्मेटिड्स का कार्यांतरण देख लीजिए, माने कौन सा कार्य करता है। स्पर्मेटिड्स में कुछ परिवर्तन होता है जिनके द्वारा शुक्राणु ये परिवर्तित नहीं होते। न्यूक्लियोलस ठोस हो जाता है। स्पर्मेटिड्स में आरएनए निकलने के कारण केंद्रक के आगे की तरफ नुकीला हो जाता है और न्यूक्लियोलस केंद्रक के आगे की तरफ न्यूकीला हो जाता है। केंद्रक आगे की तरफ न्यूक्लिया हो जाता है। न्यूक्लियोलस तथा प्रोटीन खत्म हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया देखिए नीचे। माइटोकॉन्ड्रिया दूरस्थ सेंट्रियोल के चारों ओर एकत्रित होकर के आवरण बना लेता है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा देता है। गाल्जी का केंद्रक के अग्रभाग पर एक्रोसोम में परिवर्तित हो जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो नीचे की तरफ होता है वो शुक्राणुओं को गति करने के लिए ऊर्जा देता है, और जो आगे की तरफ गोल्जी काय होता है, गोल्जी बॉडी होता है, वो एक्रोसोम यानी अग्रपिंडक में बदल जाता है, जो क्या करता है, अंडाणु की भित्ति को भेदने का काम करता है। ये एक्रोसोम याद रखिएगा, एक्रोसोम को कभी कभी क्या पूछा है, अग्रपिंडक के नाम से पूछा है, अग्रपिंडक। तो याद रखिएगा एक्रोसोम को ही अग्रपिंडक कहा जाता है। चलिए, हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो शुक्र जनन क्या है आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।